प्रिय विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 24 है। देखिए जब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हमने बनाया था उसमें हमने आपको 22 डाल दिया था, जबकि वो लेक्चर 23 था। लेकिन जो आपके पास वो वीडियो लेक्चर गया होगा, ठीक है, तो वो 23 के नाम से गया होगा। यहाँ बोर्ड पर 22 लिखा होगा, लेकिन वो वीडियो लेक्चर 33 है। इससे पहले जो हमने पढ़ाया है, ये भी बता देता हूँ कि मैंने उसमें क्या पढ़ाया है। वो वीडियो लेक्चर 3 है। तो क्वेश्चन था ना, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। तो वो क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वो लेक्चर नंबर आपका 23, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं 24 को, और उसमें जो क्वेश्चन है आपका, एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष कैसा होना चाहिए, सरल रेखीय होना चाहिए। उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। एक प्रक्षेप का पथ दूसरे प्रक्षेप के सापेक्ष कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये आप हेडिंग चाहे मान लीजिए, क्वेश्चन तो आपने नोट ही कर लिया होगा, ठीक है। चलिए देखो, प्रक्षेप 1 के लिए शायद हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। देखते हैं कहाँ पर हो गया था। डायग्राम आपको पता है पहले से कि डायग्राम जो है हल्का सा इधर लिख बना था। थीटा 1, थीटा 2, U1, U2, P, X2, Y2, X1, Y1, X, Y, ठीक है। ये डायग्राम था आपका। ये डायग्राम थीटा 1 और थीटा 2 कोण पर कोई भी दो पार्टिकल्स जो है, प्रक्षेप जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। प्रारंभिक वेग U1 U2 है। किसी समय t पर वो बिंदु P पर पहुंचते हैं, जिनके निर्देशांक क्या है, पहले वाले कण के लिए x1 y1, दूसरे वाले कण के लिए क्या है, x2 y2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक था, प्रक्षेप 1 के लिए हम पहुँच गए थे। प्रक्षेप 1 के लिए हमने क्या कर लिया था कि गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव भी देख लिया था। अब हम प्रक्षेप 1 के लिए क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी को ज्ञात कर रहे थे। देखिए t समय में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी उसको हम दिखा देंगे किससे, x1 से। किससे दिखा दिया आपने, x1 से। हमने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि क्षैतिज घटक जो है इसका क्या है, U1 cos थीटा 1, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव नहीं होता है। यानी क्षैतिज वेग, जब हम क्षैतिज दूरी ज्ञात करेंगे तो क्षैतिज दूरी के लिए वेग क्या मान लेंगे हम, U1 cos थीटा 1, क्लियर। क्योंकि U1 का जो क्षैतिज घटक है वही क्षैतिज वेग कहलाएगा, ठीक है। U1
U1 cos थीटा 1 टाइम कितना है t। ये आपकी आ गई प्रक्षेप पहले यानी प्रक्षेप प्रथम या प्रक्षेप 1 के द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। ठीक है, समीकरण डालो इसको। समीकरण क्या पड़ेगा मेरे हिसाब से? समीकरण कुछ डाला था क्या? अगर देख लेना आप, अगर डाला होगा वीडियो लेक्चर में तो उसमें जो समीकरण थे GT वगैरह डाला तो है। चलो अब हम यहाँ से ABCD करके लेके चलते हैं। ठीक है, इसको डालते हैं हमने A, समीकरण डालते हैं। आप अपने हिसाब से सेट कर लेना कि इसमें कौन सा नंबर का है, मेरे को याद दिया। ठीक है, देख चलिए तय की गई दूरी। अब इसी प्रकार ये तो आ गया आपका क्षैतिज घटक। अब हम निकालेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में t समय में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी उसको हम मान लेंगे y1, इसको मान लिया x1, इसको क्या मान लिया हमने y1। तो अब देखो हमने आपको इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था क्या कि गति के जो समीकरण होते हैं जब ऊपर नीचे गति होती है तो कौन सा समीकरण लगता है वहाँ पर? h बराबर ut प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। अगर ऊपर जा रही है बस तो माइनस जी, ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस जी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो जी कैसा रहेगा? माइनस। देखो क्या मिलेगा? एच को हमने क्या मान लिया? y1, y दिशा की तरफ है तो क्या मान लिया? y1 बराबर यानी h बराबर u की जगह क्या है? u1 sin थीटा 1, क्योंकि यही पहले वाले प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर घटक है। किसका? वेग का। तो ये हो गया h बराबर u इंटू टी माइनस हाफ GT पी। देखो नोट करो, दो समीकरण आपके पास आ गए हैं। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रक्षेप 1 के लिए क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x1 और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y1 को हमने ज्ञात कर लिया है, जिनको हमने समीकरण डालते हैं a और b। क्लियर। अब हम प्रक्षेप 2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रक्षेप 2। प्रक्षेप 2 के प्रारंभिक वेग u2 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर अब आप पूरा सीन बिल्कुल जैसे प्रक्षेप 1 के लिए चला था, पूरी कहानी अब 2 के लिए चलेगी।
आप चाहो तो सेल्फ भी कर सकते हो इसको, ठीक है, लेकिन मैं कराऊंगा यहाँ पर। आप चाहो तो एक बार इतना करने के बाद कि अलग पेज पर सेल्फ करने की कोशिश करना, ठीक है, बिना देखे हुए। क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा? क्षैतिज घटक हो जाएगा U2 cos थीटा। जहाँ 1 था वहाँ क्या हो जाएगा 2 बस। और दूसरा घटक क्या होगा? U2 sin थीटा का, ये तो होगा ना। जैसे पहले वाले का क्या था क्षैतिज घटक, U1 cos थीटा 1, दूसरा क्या था U1 sin थीटा 1। बस जहाँ 1 है वहाँ क्या हो गया 2 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के लिए, गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के लिए, गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव किस पर पड़ेगा ज़्यादा? इस पर पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर वाले पे, इस पर इसकी तुलना में निगलेक्ट रहेगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? क्षैतिज घटक सेम रहेगा U2 cos थीटा 2, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक बदल जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक B बराबर U प्लस माइनस GT, U2 बराबर U2 sin थीटा 2 माइनस GT, ये आ गया। ये आ गया। ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? U2 sin थीटा 2 माइनस G। सेम कहानी चल रही है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ये जैसा है वैसे चल रहा है आपको, ठीक है। जैसे प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल फर्स्ट पार्टिकल के लिए था वैसे ही पूरा सेकंड प्रोजेक्टाइल पार्टिकल 2 के लिए चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आगे इसको नोट करेंगे आप। चलिए हटा देता हूँ। चलिए देखिए, इसको तो हटा दें। अब ये देखेंगे कि प्रक्षेप 2 के लिए क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी t समय में जैसे उसमें देखा था, और प्रक्षेप 2 के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी। के द्वारा t समय में तय की गई क्षैतिज दूरी, इसको दिखाएंगे कैसे? x2 से। कैसे दिखाएंगे x2 से? क्योंकि उसके प्रक्षेप बन के लिए कैसे दिखाई थी? x1 से। इसको कैसे दिखाएंगे? x2। चलिए क्या x2 बराबर
सिंपल रहेगा, दूरी बराबर 4 गुणा समय दो, क्या जाएगा u2 cos थीटा 2 इंटू p, दूरी बराबर 4 गुणा समय। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको डाल दो c समीकरण, समीकरण सी है, माइनस सी मत समझ लेना, ये समीकरण सी डाला, ए बी सी आप अपने हिसाब से डाल देना समीकरण। ठीक है, इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई कितनी दूरी होगी, बाई 2 मान लेंगे, कितना है u2 sin थीटा 2 माइनस हाफ bt स्क्वायर, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर डी। इसको क्या डाल दिया हमने, समीकरण नंबर डी डाल दिया, सी और ये डी। अब आपके पास ए बी सी डी 4 समीकरण है आपके पास, x1 x2 और y1 और y2, चारों समीकरण है ना। अब देखो क्या होगा, समीकरण सी में से समीकरण ए को घटाएंगे, ठीक है, यानी x2 माइनस x1 का मान ज्ञात करेंगे, इसको नोट आप कर लो। ठीक है, समीकरण सी माइनस समीकरण ए, समीकरण सी में से समीकरण ए को घटाने पर, घटाइए, देखो समीकरण सी को आपके सामने लिखा है, x2 में से क्या घटाएंगे आप, x1 बराबर क्या आ जाएगा, u2 cos थीटा 2 p माइनस u1 cos थीटा 1 इंटू p। या जब समीकरण सी में से समीकरण ए घटाया तो ये मेरा टी कॉमन ले लो, केवल टी कॉमन आएगा और कुछ कॉमन नहीं आएगा, याद रखना, बाकी जैसा वैसा लिख दो, u2 cos थीटा 2 माइनस u1 cos थीटा 1, इसको डालो समीकरण नंबर 3, इसको क्या डालें समीकरण नंबर 3, नोट करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान देता हूँ। आ गया, अब हम क्या करेंगे, सी में से ए घटा दिया, अब हम डी में से बी घटाएंगे, समीकरण डी में से बी घटाने पर, यानी कि किसका मान निकालना है, बाई 2 माइनस बाई 1, समीकरण डी माइनस समीकरण समीकरण डी में से क्या करना है, समीकरण बी घटा दो, करो। क्या था समीकरण डी, डी क्या था, बाई 2 बराबर क्या था, u2
साइन थीटा 2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस u2 u1 साइन थीटा 1 टी प्लस हाफ जी टी। ये आ जाएगा जब आप समीकरण सी में से वो समीकरण डी में से माइनस करोगे समीकरण को बी। ठीक है, समीकरण बी तो इस प्लस और प्लस माइनस से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का है और वो प्लस का है, बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए। क्या आ जाएगा u2 साइन थीटा 2 टी कॉमन है, टी को कॉमन ले लो माइनस u1 साइन थीटा 1 टी। इसको डाल दो समीकरण नंबर f। ये टी के बाद माइनस नहीं लिखा है, ये समीकरण है f, ध्यान रखना समीकरण कौन सा है f। चलिए ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब आपको कौन सा आ गया? एक तो आ गया आपका समीकरण नंबर f और एक आपका समीकरण नंबर ये आपका कौन सा था e। तो समीकरण f में समीकरण e का भाग देने पर इसके बाद ये लाइन लिख लो, उसके बाद मैं सबको 18 की वजह से छोड़ूंगा, उसको फिर आप इसके बाद नोट कर लेंगे। चलिए देखिए क्या था कि समीकरण f में समीकरण A का भाग देने क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर इधर क्या आ जाएगा? टी से इजी कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको उधर ले जाओ। ये बच्चा इसको ले जाओ। इसको आप समीकरण डाल दो जी। ठीक है, एक दो लाइनें बची हैं तो नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, इतना हो गया तो आप नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।